हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर फिर आई हूँ। इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट वीडियो में कुछ चीजें मिस हो गई थी, जो इनिशियल डेट्स की थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म, डिफिनीशन ऑफ नेशनलिज्म, अंडरस्टूड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं उसी के टाइटल की हम मीनिंग तक नहीं समझते और चैप्टर के अंदर चले जाते हैं और फिर उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको नेशनलिज्म की मीनिंग आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ फैक्टर्स लिखूंगी जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए नेशनलिज्म क्या है। वैसे तो इसकी मीनिंग होती है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो मैं लिख रही हूँ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म, फाइन। सेकेंड है आपका लॉयल्टी। ठीक है, थर्ड है आपका लव, लव ऑफ फ्रीडम। फोर है आपका सेल्फ सैक्रिफाइस। फिफ्थ है आपका वन फ्लैग, वन एंथम, वन स्टेट। तो ये नेशनलिज्म क्या है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वेन एवर वी एक्चुअली क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ द लव, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, सेल्फ सैक्रिफाइस, वन फ्लैग, वन एंथम, वन स्टेट, यानी कि जो हमारे अंदर अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो रही थी, इसी फीलिंग्स को नेशनलिज्म का नाम दिया गया है। आप समझे इस चीज को। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को मिला लें, पैट्रियोटिज्म, लॉयल्टी, लव ऑफ फ्रीडम, सेल्फ सैक्रिफाइस, वन फ्लैग, वन एंथम, वन स्टेट, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है कि हमारे देश के प्रति प्यार को शो करती हैं, या पैट्रियोटिज्म को शो करती है, देशभक्ति को शो करती है। तो फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, लव एंड अफेक्शन for our independence and the development of our country for one nation, one state, one flag, one anthem and unity, that we call the nationalism। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश की पब्लिक के लिए जो भावनाएं हमारे अंदर और हमारे देश के प्रति जो प्यार पैदा हो रहा है उसी को नाम दिया गया है नेशनलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि हम टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं पर हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर इस चैप्टर के टॉपिक का, टाइटल का क्या मतलब है, इसको बताने के लिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो डेट मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रही हूँ वो डेट है आपकी 1905। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये मैं आपको बता दूं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है एट दैट टाइम। ठीक है, तो 1905 में हमारे यहाँ वेस्ट पूरे बंगाल का पार्टीशन किया गया था। इस पार्टीशन में हम जानेंगे कि पार्टीशन क्यों किया गया, What was the hidden and the real motive behind the partition of Bengal? लॉर्ड कर्जन ने ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाई, उसके क्या इफेक्ट्स हुए, बाद में एट लास्ट आफ्टर मैथ क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली ईस्टर्न एंड आपका ये वेस्टर्न, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो आपका जो ईस्ट बंगाल था वो था आपका बांग्लादेश आज का, और ईस्ट बंगाल। ठीक है, और ये वेस्टर्न में आपका आ जाता है उड़ीसा, असम, बिहार
एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ये मैं आपको इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह से पार्टीशन किया गया। और ये जो आपकी ईस्टर्न है इसकी क्या नाम है, कैपिटल ढाका बनाई गई, और ये जो आपकी वेस्टर्न आपका बंगाल था उसकी कैपिटल कोलकाता बनाई गई। तो किस तरह से इसको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये आपका जो ईस्टर्न बांग्लादेश और ईस्ट बंगाल था जिसकी कैपिटल ढाका बनाई गई, वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। क्या थी? मुस्लिम मेजोरिटी थी। और ये जो आपका वेस्टर्न था उड़ीसा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कोलकाता जिसकी कैपिटल कोलकाता बनाएगी, वहां पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये चीज जो थी वो दोनों कम्युनिटी को पसंद नहीं आई। दो नो दैट्स लॉर्ड कर्जन वाज प्लेइंग द कार्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और उसके पीछे मोटिव क्या किया उन्होंने कि वी आर नॉट एबल एक्चुअली कंट्रोल द सच अ लार्ज पब्लिक ऑफ द 7 करोड़ ऑफ द बंगाल। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो चीजें सामने आई, इसे अब हम जानेंगे इसे किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, इसमें जो यहाँ हम एक बहुत फेमस मूवमेंट सुनते हैं जिसका नाम है स्वदेशी एंड बायकॉट। अगर हम कहें कि स्वदेशी, आप याद रखिएगा इसको, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे, हाउ डिड दे प्रोटेस्ट this big and a painful decision towards from the British government, कैसे फेस मतलब किया और किस तरह से उसको प्रोटेस्ट किया। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, ये चलाया गया। इसमें कुछ मैं नाम लेना चाहूंगी कुछ लीडर्स के, जैसे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कमान संभाली महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कमान संभाली। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि वहां पर उन्होंने गणेश पूजा और एक और त्योहार था उसको रिकॉल किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, लोगों को गैदर करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। यानी बाल गंगाधर तिलक ने एक पॉलिसी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो क्या नाम इंटेंशन था, क्यों उन्होंने ये शिवाजी त्योहार और ये क्या नाम है गणेश पूजा वहां पर रखवाई, गणेश त्योहार रखवाया, ताकि लोग गैदर हो, लोग यूनाइट हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, लाला लाजपत राय ने आपका पंजाब से, ठीक है, और मद्रास से क्या नाम है मिस्टर पिल्लई, मद्रास से इन लोगों ने कमान संभाली प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोटेस्ट था स्वदेशी एंड बायकॉट, स्वदेशी और बायकॉट को समझ लेते हैं आप। स्वदेशी मीन्स होता है अपने देश की चीजों को इस्तेमाल करना, अपने देश की चीजों से प्यार करना और अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करना। अब बायकॉट को हमें समझना होगा। बायकॉट का मतलब बहिष्कार करना होता है। ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वदेशी मीन्स कि अपने देश की चीजों को अपनाओ, उनको यूज करो। और बायकॉट किसके लिए था कि फॉरेन जो जितनी भी चीजें हैं, फॉरेन चीजें हैं जितनी भी आपकी, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको बायकॉट करना है। यानी फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम बायकॉट करेंगे और इस तरह से करके हम क्या नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना प्रोटेस्ट शो करेंगे। जितनी भी मैनचेस्टर से क्लॉथ्स आते हैं, गारमेंट्स आते हैं, उनको हम यूज नहीं करेंगे। इंग्लैंड के लिवरपूल से जो सॉल्ट या नमक तैयार होकर आता है, हम उसको यूज नहीं करेंगे खाने में, उसको खाएंगे नहीं। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, जो मेन मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट यहां से चला। और ये कुछ लीडर्स के मैंने आपको नाम दिए जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि किसने कहां से प्रोटेस्ट की कमान संभाली। ठीक है, अब एक और इसमें एक डेट आती है 9 अगस्त 1907। ठीक है, ये डेट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस डेट में आपको मॉर्निंग डे
मॉर्निंग डे क्या है ये आपको समझना होगा। डिक्लेयर किया गया कि ये मॉर्निंग डे है। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, रोना, दुख प्रकट करना, ठीक है, किसके अगेंस्ट? इस पार्टीशन के विरुद्ध, ठीक है। तो इस डे में क्या था कि एक खास किस्म का एक त्योहार, एक फेस्टिवल मनाया गया था, जो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो राखी डे, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं। अभी रक्षाबंधन क्या था, क्या है इसके पीछे मोटिव क्या था रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने का? रक्षाबंधन हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि हिंदुओं ने मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स ने हिंदुओं को राखी बांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी यूनिटी को, अपने प्यार को, अपने अफेक्शन को शो किया कि वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर वन, वी आर यूनाइट, यू कांट सेपरेट अस, यानी अस मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर, ये इतिहास की हमारे पार्टीशन ऑफ बंगाल की एक बहुत खास घटना है। 9 अगस्त 1907 में हिंदू मुस्लिम ने अपनी एकता को शो करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी थी और स्वदेशी और बैकआउट मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना प्रोटेस्ट दिखाया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कब और कैसे इट वॉज अनडन। अनडन मीन्स रीयूनाइट, अनडन कहें या रीयूनाइट कहें। अब आ जाते हैं सीधे 1911 में, ठीक है। अब 1911 डेट आपको याद रखनी होगी बिकॉज दिस डे इज मेमोरेबल एज अ यूनाइट ऑफ, रीयूनाइट भी कह सकते हैं, यूनाइट ऑफ बंगाल। इसमें याद रखने वाली चीजें क्या होंगी? याद रखने वाली चीजें ये हैं इसमें कि लॉर्ड हार्डिंग गॉट द क्रेडिट, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग गॉट द क्रेडिट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, यानी कि फिर से दोबारा से बंगाल को मिला दिया गया। बहुत ज्यादा कोयस उठने लगे, बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी, एक नेशनल मूवमेंट, मोस्ट 80% ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया हैज बीन एक्चुअली लॉन्च। तो लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, थोड़ा सा अपीजमेंट दिखाना होगा। अगर हम किसी तरह का अपीजमेंट मीन्स अगर हम थोड़ा बहुत उनको पैम्पर नहीं करेंगे या इनकी, तो ये बहुत और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, रेडिकल्स हो जाएंगे। और इस तरह से ये जो फेल्योर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, इस डेट को याद रखना है। विद इन किसके पीरियड में हुआ? ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में ये आपका ये रीयूनाइट ऑफ बंगाल हुआ। तो मैं समझती हूँ जितने भी जो खास पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट वाज द रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने इसे 1905 में प्लान किया और उसके बाद जुलाई की किसी डेट में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और इस तरह से एक जो मोटिव था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का, लेकिन दिखाया जा रहा था कि वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू कंट्रोल द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल एंड द लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमें इसके लिए इसके पार्टीशन कर देने चाहिए। ये रियल मोटिव था। इट इज कॉल्ड एक्चुअली रियल एंड हिडन मोटिव बाय द लॉर्ड कर्जन। तो इसके बाद अगली डेट आपको मैंने बताई है कि 9 अगस्त 1907 में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। लोग गैदर हुए, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन लोगों ने पंजाब में और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किस तरह से गणेश और शिवाजी पर्व रखा ताकि लोग गैदर हों, लोगों से मीटिंग करी जा सके, लोगों को इसके खिलाफ अवेयर किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा भीड़, वी कैन एक्चुअली मैक्सिमम क्राउड वी शुड गैदर्ड फॉर रेजिंग आवर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ दिस सीवियर और वी कैन से द पेनफुल डिसीजन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली डेट पर। हमारा जो अगला है टॉपिक वो है स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907। इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट के नाम से या कांग्रेस स्प्लिट, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, कांग्रेस स्प्लिट। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें भी हम, लेकिन आपको
बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये क्यों हुआ। एक तो हमें यहाँ पर व्यूज को समझना होगा। देखिए व्यूज या हम कह सकते हैं विचारधारा, ठीक है। व्यूज को समझना होगा। हमारे यहाँ आपको पता होना चाहिए कांग्रेस हैज बीन एस्टैब्लिश बाय A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। दीज वर द ओल्डर एंड द सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम से लेकर 1905 तक मॉडरेट का राज रहा। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो एक चैप्टर है हमारे यहाँ उसमें बुक में रेडिकल्स एंड मॉडरेट, तो यहाँ हम उनको एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे रेडिकल्स और मॉडरेट के ये क्या है इसको समझना होगा। रेडिकल्स एंड मॉडरेट ये लोग कौन है, क्योंकि अगर हम सही से सूरज स्प्लिट को समझना चाहते तो हमें इसको समझना होगा। देखिए रेडिकल्स और मॉडरेट, मॉडरेट क्या थे? मॉडरेट उन लीडर्स को कहा जाता था जो नॉन वायलेंस की विचारधारा पे चलते थे। यहाँ पे कुछ चीजों को समझना होगा कि मॉडरेट की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या रहेगी, इस पॉलिसी को हमें समझना होगा, ठीक है। मॉडरेट की पॉलिसी टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका था पिटिशंस, अपील, रिक्वेस्ट, मीटिंग्स, स्पीच, peaceful protest, non-violence. These are the policies implemented by the moderate leaders, यानी जो शांतिपूर्वक अपनी बात। और दूसरा एक खास चीज थी, इनका गोल जो था, उनका गोल उस वक्त तक कभी नहीं था फ्रीडम नहीं था उनका गोल। बस वो क्या कहते थे कि उनको कुछ कंसेशन चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कुछ हिस्सेदारी चाहिए हमको भी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे इंपीरियल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, और हमारे कांग्रेस के लीडर्स को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। हमारी जो जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी समस्याएं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह की उनके व्यूज थे, इस तरह की उनकी सोच थी। अब रेडिकल्स की क्या उनकी पॉलिसी थी? रेडिकल्स कहते थे कि नहीं, हमको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी रिक्वेजिशन, आप हमारी पिटिशंस, अपील्स, ये सब हमारा तो ये है कि वी वांट फ्रीडम। हमें मेरे हाथों में हमारा देश हमको दे दो, हैंड ओवर कर दो, गवर्नमेंट हमको दे दो। यू हैव टू एक्चुअली गेट बैक माई आर गवर्नमेंट, आर कंट्री टू अस, बिकॉज वी आर द रियल नेटिव ऑफ आर कंट्री। सो इसको हमें समझना होगा। उनकी पॉलिसी नॉन वायलेंस की थी, वो बिलीव नहीं करते थे। अच्छा, इनका कहना था, मॉडरेट कहते थे कि हाथ जोड़कर हमें उस चीज को मांगना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, पिटिशंस करना चाहिए। रेडिकल्स का कहना था कि नहीं, मांगो नहीं, छीनो, ये हमारा हक है। जैसे कि रेडिकल्स के कुछ लीडर्स की मैं नाम यहाँ पर ले लूं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, आपके विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी बहुत सारे नाम है ऐसे जो रेडिकल्स होंगे। तो यहाँ पर विचारधारा का टकराव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज एंड द इंटरेस्ट आर एक्चुअली एक दूसरे के आमने सामने हैं। हमारी जो व्यूज है, हमारी सच में गोल तो हमारा एक है, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन की वजह से ये आपका सूरज स्प्लिट हुआ था, ठीक है। सूरज स्प्लिट को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पार्टीशन या इस स्प्लिट का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से फायदा उठाया है, ठीक है। देखिए, रेडिकल्स ये चाहते थे कि अगर हमें देश को आजाद करना है तो हमारे रेडिकल विचारधारा का ही एक व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना चाहिए। जबकि 1885 से देखें तो मोनोपोली जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं की थी वो मॉडरेट से थी, और हमेशा जो डिसीजन लिए जाते थे वो भी मॉडरेट की विचारधारा से लिए जाते थे, और रेडिकल्स हमेशा पीछे रह जाते थे। तो यहाँ पर इस चीज को हमको समझना होगा कि रेडिकल्स और मॉडरेट किस तरह से एक दूसरे के सपोर्ट में रहे इनडायरेक्टली, और जब वो अलग होते हैं, देखिए जब उनकी विचारधारा नहीं मिलती है और उनके विचारधारा का आपस में टकराव होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली अचीव द बेनिफिट्स ऑफ फाइट बिटवीन द रेडिकल्स एंड द असर्टिव और द मॉडरेट्स। तो किस तरह से उसने फायदे उठाए हैं इसको हमें समझना होगा। जैसे ही
देखिए, एक 1906 में एक कॉन्फ्रेंस करी गई जिसमें ये आवाज उठाई गई, 1906 में भी एक कॉन्फ्रेंस करी गई, उसमें भी ये आवाज उठाई गई कि रेडिकल्स की तरफ से, रेडिकल्स वांटेड देयर लीडर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वो क्या चाहते थे कि हमारे रेडिकल से ऑफ कांग्रेस, इसको हमें समझना होगा। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में रेडिकल्स और मॉडरेट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यहां तक कि इतना ज्यादा कि वो एक दूसरे से मारपीट और बहुत कुछ इस कॉन्फ्रेंस में हुआ। यहाँ पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी का भी इसमें इंटरफेयर रहा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि फाउंडर मेंबर थे कांग्रेस के, तो उनकी दोनों लोग बहुत इज्जत करते थे। ये जो दोनों ग्रुप थे, रेडिकल्स और मॉडरेट्स के, दोनों लोग बहुत इज्जत करते थे। किसी तरह इन्होंने दोनों को समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी उस वक्त वो शांति हो गई, लेकिन फिर भी ये बात बनी नहीं, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट हम इसी को कह लें, चाहे हम इसको एक्सट्रीमिस्ट कहें चाहे रेडिकल्स कहें, जितने भी लीडर्स थे, ये हो कि बाहर का रास्ता इनको दिखाया जाए। ये जो क्या नाम है, ब्रिटिश की पॉलिसी है जो कांग्रेस को इम्पोर्टेंस देती है, अहमियत देती है, ब्रिटिशर्स इन रेडिकल्स की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी पूरी पार्टी ही कोलैप्स कर दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी पूरी पार्टी को ही डैमेज कर दे, ठीक है। क्योंकि उस वक्त 1909 में, 1909 ये डेट आपको याद रखनी होगी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने वाला था, ये आपको याद रखना होगा डेट, ठीक है। तो कांग्रेस वॉज वेटिंग फॉर दिस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसको कुछ उम्मीद थी। दे एक्चुअली हैड द एक्सपेक्टेशन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड हैव बीन डिसाइडेड regarding the favor of Congress party, and they would get some representations in the by the Morley Minto reform in the ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी उनको ये कांग्रेस के लीडर्स को, जो मॉडरेट्स थे, उनको ये उम्मीद थी कि हमको अगर हमने इसी तरह का रेडिकल्स को अपने कांग्रेस में रखा और इसी तरह से एजिटेशन, उपद्रव और ये इसी तरह से वायलेंस वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते रहे, तो नाम तो पूरे कांग्रेस पार्टी का खराब होगा, भले ही हम इनको सपोर्ट करें या ना करें। तो उन्होंने रेडिकल्स को बाहर का रास्ता दिखाया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका फायदा कैसे उठाती, जैसे ही मॉडरेट लीडर्स ने कांग्रेस से इन सबको सस्पेंड किया, खारिज किया, या हम कह सकते हैं स्प्लिट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फौरन सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और ले जाके जेल में भर दिया। इसी की बात से मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक भी गिरफ्तार हुए, 6 साल वो महाराष्ट्र के मंडले जेल में रहे, और लाला लाजपत राय चले गए वहां से, क्या नाम है, बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, कुछ लीडर्स इधर उधर हो गए, फिर बाकी जो बचे लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको वहां पर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया। ये एक फायदा थी, ये उठा लिया इन्होंने। अब रेडिकल्स को अब ये रियलाइज करना होगा कि किस तरह से मॉडरेट लीडर्स की वजह से हम आज तक ब्रिटिश टॉर्चर से बचे रहे। और दूसरा, मॉडरेट को ये रियलाइजेशन होना चाहिए था उस वक्त की किस तरह से रेडिकल्स लीडर्स होने की वजह से कांग्रेस की पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और किस तरह से दोनों पहलू किसके फेवर में जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में जा रहे हैं। यानी रेडिकल्स भी टॉर्चर करे जा रहे हैं और उधर मॉडरेट्स को भी सप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेडिकल्स मॉडरेट से अलग होते हैं, कांग्रेस स्प्लिट होता है, एक तरह से मैं कहूंगी कांग्रेस हैज बीन वीकेंड, यानी कमजोर हो जाती है, उसका पावर जो होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। क्योंकि मॉडरेट और रेडिकल्स दोनों ही एक बैलेंस बनाकर अगर चलते तो ये कांग्रेस का स्प्लिट
नहीं होता और जिसका फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं उठा पाती। ठीक है, तो ये मैं समझती हूँ कि आज मैंने आपको जो ये समझाया है, सूरत स्प्लिट, कांग्रेस स्प्लिट भी कहते हैं जिसको, और 1906 में जो मीटिंग्स हुई उसमें किस तरह से रेडिकल्स एक्चुअली चाहते थे कि उनका लीडर प्रेसिडेंट बने, इस बात को लेकर किस तरह से दोनों आपस में भिड़ गए। सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे रासबिहारी बोस हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे जितने भी क्रांतिकारी नेता रहे हों एक्सट्रीमिस्ट, उनकी पॉलिसी जो थी कि वो इस बात पर बिलीव द पॉलिसी दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेवर एक्चुअली बो डाउन बिफोर देम फॉर देयर request, for their applications, petitions, demand, speech, which kind of the policy has been adopted by the moderate leaders, nothing would be happened। यानी वो ये मानते थे कि इन सारी चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है, हमको वायलेंस या हम कहें कि हक, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो ये इतने पॉइंट्स जो बताए हैं ये इसलिए बताए क्योंकि अक्सर इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, partition of Bengal, what do you understand by the meaning of the feeling of the nationalism, इन सारी चीजों को जो जितने भी पॉइंट्स मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज की, आपके कंफ्यूजन को, आई वांट टू एक्चुअली रिमूव द कंफ्यूजन एंड द क्वेरीज, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाऊंगी। छोटे बच्चे हैं जितने वो अगर कोई भी कंफ्यूजन अपना रिमूव करवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ और आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगी। और आज के लिए मैं अपना ये वीडियो यहीं पर क्लोज कर रही हूँ, यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।